हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में साइंस यानी विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 1 HP कितने के बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP कितने के बराबर होता है। ए ऑप्शन है 746 वाट के, बी ऑप्शन है 760 वाट के, सी ऑप्शन है 780 वाट के, डी ऑप्शन है 550 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और HP का पूरा नाम क्या होता है, तो हर्स पावर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, सी ऑप्शन है WBC के कारण, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी बार बार पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि विशालक शीशा कौन है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशालक शीशा जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसमें से निम्न में से कौन है, तो उत्तल लेंस क्या है, ये विशालक शीशा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खाने का सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है O2, डी ऑप्शन है Cl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 गैस है, ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 0.03% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो ये लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर
नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है सर्फ एक्सल, बी ऑप्शन है शैम्पू, सी ऑप्शन है इजी सर्फ, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से ये तीनों बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को कैसे सूचित करते हैं, तो HZ से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, इसे आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की जठर रस का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर की जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर की कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव की कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पादप की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। ए ऑप्शन है जल में घुले ऑक्सीजन से, बी ऑप्शन है जल में घुले नाइट्रोजन से, सी ऑप्शन है जल से बाहर आकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है, तो मछली का श्वसन किससे होता है, तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो गिल्स से करती है, गिल्स से यानी गलफड़ा होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। जो मछलियां होती हैं वो गलफड़े यानी गिल्स से श्वसन करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है और सबसे अंदर कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है एक्सॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है साइटोन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है भस्म, डी ऑप्शन है लवण एवं जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीनीकरण क्रिया क्या है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का
निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। ए ऑप्शन है H+, बी ऑप्शन है OH- आयन, यहाँ पे सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। तो जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये जल में घुलकर क्या देता है, तो OH आयन देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। तो यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होता है फोकस दूरी, तो 40 का आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो 40 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, तो 40 का आधा 20 होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है आसुत जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2SO4, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां बनता है, तो हमारे पेट में बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहां पे सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और दोनों ही प्रबल अम्ल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C6H12 और क्या होता है O6 होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 परमाणु होते हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 12 होते हैं। और कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो तीनों में से कोई भी आपसे पूछ ले, अगर ये सूत्र आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रश्न में पूछता कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 12 होते हैं। इसी में पूछता कि ग्लूकोज के एक अणु में यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने परमाणु होंगे, तो 6 होंगे। तो ये सूत्र अगर आपको याद होगा तो कोई भी प्रश्न देगा तो आपसे बन जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो यहां पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। तो जो अस्थाई चुंबक होता है ये किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, तो वो नरम लोहा का बना होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पीत रस कहां बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अग्न्याशय में, बी ऑप्शन है यकृत में, यहाँ पे सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीत रस कहां बनता है। तो जो पीत रस होता है ये कहां बनता है, यकृत में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की जंग
जंगरोधी स्टील क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो ये मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टील किसका किसका मिश्रण होता है, तो लोहा और क्रोमियम का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो स्टील होता है इस पे जंग नहीं लगता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ए ऑप्शन है एनोड पे, बी ऑप्शन है कैथोड पे, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो कहां होता है, तो एनोड पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है? ए ऑप्शन है जीन से, बी ऑप्शन है क्रोमोसोम से, सी ऑप्शन है डीएनए से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है, तो जीन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे देखिए संख्या में पूछ दे कि कितनी यहाँ पे क्रोमोसोम पाई जाती हैं शरीर में, तो 46 क्रोमोसोम पाई जाती हैं। क्रोमोसोम का हिंदी क्या होता है, तो गुणसूत्र होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है वाट। तो यहां पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर। ए ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव का, बी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग का, सी ऑप्शन है तापीय शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मोलस्का, बी ऑप्शन है एनिलिडा, सी ऑप्शन है इकाइनोडर्माटा, इनमें यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो जो घेंघा है ये किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वो धातु है जो जल से अभिक्रिया करती है। ए ऑप्शन है AU, बी ऑप्शन है PB, सी ऑप्शन है AG, डी ऑप्शन है K। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है, तो जो K है यानी जो पोटेशियम है ये क्या करती है, जल से ये जो धातु है जल से अभिक्रिया करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अंगूर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है केरल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न की किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के कारण, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल के कारण, डी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न की दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 32। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 2 तत्व हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है आक्सी श्वसन, बी ऑप्शन है अनाक्सी श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो जो आक्सी श्वसन होता है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आक्सी श्वसन क्या है, तो जो आक्सी श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अनाक्सी श्वसन क्या है, तो जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न की कौन सा रक्त, यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ए बी, डी ऑप्शन है ओ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो जो ए बी रक्त समूह है ये सबसे रक्त ले सकता है, ये किसी को नहीं दे सकता। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह सबको दे सकता है, तो जो ओ है वो क्या कर सकता है, अपना रक्त सबको दे सकता है, लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। जो ए बी है ये सबसे रक्त ले लेगा, और जो ओ है ये सभी को रक्त अपना दे देगा। जो ओ है ये किसी से रक्त नहीं लेगा, जो ए बी है ये सबसे अपना रक्त ले सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि मनुष्यों के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के दांतों की ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इनामेल होता है ये शरीर का सबसे मजबूत यहाँ पे पार्ट होता है इनामेल, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। जो शरीर में सबसे मजबूत पार्ट कौन होता है, तो इनामेल होता है। और इनामेल कहां पे पाया जाता है, तो जो मनुष्यों का दांत होता है, दांत का जो ऊपरी परत होता है व्हाइट कलर का, वही क्या होता है, इनामेल होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है संतरा में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है इमली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि
कौन ऑक्सीजन का वाहक है? ए ऑप्शन है हिपैरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो हीमोग्लोबिन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत में तार का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत में तार का रंग कैसा होता है, तो विद्युत में तार का रंग लाल होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर कि ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है ठोस अवस्था में, बी ऑप्शन है द्रव अवस्था में, सी ऑप्शन है गैस अवस्था में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो अधातु है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ओम के नियम में ताप क्या है, अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत पंखा, सी ऑप्शन है एसी, डी ऑप्शन है कूलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो विद्युत हीटर करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जो विद्युत फ्यूज भी होता है वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये कहां से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है वृषण से, बी ऑप्शन है अंडाशय से, सी ऑप्शन है यकृत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये कहां से स्रावित होता है, तो ये अंडाशय से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। प्राथमिक रंग कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन, तो लाल, नीला और हरा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47
47 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए ऑप्शन है स्वपोषी, बी ऑप्शन है मृतजीवी, सी ऑप्शन है समभोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये मृतजीवी यहाँ पे पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि वृक्क का आकार कैसा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृक्क का आकार कैसा होता है। ए ऑप्शन है सेम की बीज के समान, बी ऑप्शन है त्रिकोण, सी ऑप्शन है आकारहीन, डी ऑप्शन है गोल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क का आकार कैसा होता है। तो जो वृक्क होता है इसका आकार कैसा होता है? तो ये सेम के बीज के आकार के समान होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहां से हुआ? ए ऑप्शन है अमेरिका से, बी ऑप्शन है एशिया से, सी ऑप्शन है अफ्रीका से, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहां से हुआ? तो अफ्रीका से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये थे 50 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। तो आप लोग एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा अगर आपसे छूट गया होगा तो। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।